विद्यार्थियों नमस्कार, मैं इनके यादव एसके डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये एकेडमी निश्चित रूप से जो संघर्ष और जो आपके लिए मेहनत कर रही है, तय मान के चलिए, निश्चित रूप से आपके लक्ष्य को पर आपको पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण सहयोग करेगी। ऐसा ही नहीं है, दिन और रात आप लोगों के लिए पूरी तरीके से प्रश्न पत्र को तैयार करना और उस पर अपनी पूरी एक रणनीति के तहत जो प्रश्न परीक्षा में आने योग्य है उनको रखकर और सोल्व कराना, ये एक अपने आप में एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि आपको आपके मूल लक्ष्य तक पहुंचाया जाए, आपको देश सेवा का जो मौका है वो दिया जाए। और कुछ ही लोगों को, ये ध्यान रखिए, एक राष्ट्र सेवा का, राष्ट्र के लिए समर्पित होने का मौका मिलता है साथियों, और उनमें से आप एक बनेंगे निश्चित रूप से। तो इसी आशा और ऊर्जा के साथ आज के इस कक्षा कार्यक्रम की मैं शुरुआत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए स्क्रीन पर। पहला, संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? एक्चुअल में साथियों, जब संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान सभा ने 22 समितियों को क्या की थी? नियुक्ति की थी। लेकिन उसमें से प्रमुख समितियों की अगर हम बात करें तो प्रमुख समितियों की संख्या 8 थी, राइट? तो प्रमुख समितियों की संख्या कितनी थी? 8। तो नियुक्ति कितने की? 22 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी चाहिए? 30 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 वर्ष। यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, एमपी, ये भी एमपी कहलाता है और ये भी एमपी कहलाता है, लेकिन ये एमपी किसका है? राज्यसभा का, राज्यसभा का। और ये एमपी किसका है? लोकसभा का। तो लोकसभा का एमपी बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? 25 वर्ष। तो पीएम के लिए भी कितनी चाहिए? 25 वर्ष। एक चीज और ध्यान रखना है, यहां पर राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, राइट? ठीक है साथियों। और यहां पर एक चीज, पंच या फिर सरपंच बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 21, ठीक है, ईयर्स ओल्ड, 21 वर्ष। और मतदाता, मतदाता की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो यहां पर 18 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, रूस की मुद्रा क्या है? तो आपको बताना है कि रूस की मुद्रा क्या है साथियों। तो रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल है। कौन सी है? रूबल। नेक्स्ट, ये मॉस्को तो रूस की क्या है? राजधानी है। क्या हो जाएगी? राजधानी। तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। फिर टका, टका नहीं होगी इसकी राजधानी, वो सॉरी, मुद्रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व की सबसे गहरी झील बतानी है आपको। विश्व की सबसे डेप्थ झील, तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी हो जाएगी? बैकाल। कहां पर है? रूस में है, ठीक है। तो टिटिकाका विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, ऊंची नौगम्य झील। तो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपेरियर, ठीक है। और दुनिया की सबसे खारी झील वोंजी है, ठीक है, वोंजी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, कैपिटल ऑफ द हिमाचल प्रदेश क्या हो जाएगी? हिमाचल की कौन सी है? शिमला है। कौन सी हो जाएगी? शिमला। आप सोच रहे हो सर देहरादून क्या है? तो देहरादून किसकी है? उत्तराखंड की। किसकी है? उत्तराखंड की। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपको बतानी है बाबरनामा, एक्चुअली क्या आत्मकथा थी, आत्मकथा। तो किस भाषा में? तो किस भाषा में? तुर्की भाषा में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कांडला बंदरगाह कहां पर स्थित? साथियों, ये भारत है, यहां पर गुजरात है। यहां एक बंदरगाह है गुजरात में, कांडला, जिसका नाम बदल गया। इस बंदरगाह का वर्तमान नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना, इस कांडला नाम नहीं है इसका, क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। किस राज्य में है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। तो कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लक्षद्वीप क्या है? साथियों, लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहां पर ध्यान रखिए, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है, ठीक है। और एक चीज यहां ध्यान रखने, कितना क्षेत्रफल है? 32 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सबसे छोटा है जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से, पॉइंट नोट करने होंगे। इसके अलावा यह द्वीप किस सागर में है? तो अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में
स्थित। और ये भी ध्यान रखना है साथियों कि लक्षद्वीप किससे बना है, तो ये शैवाल से बना है। किससे बना है? शैवाल से बना है। इसका मतलब ये तय मान के चलिए कि यहाँ पर कई ऐसी जगह जहां पर जाना मना है, ठीक है। और राजधानी, इसकी राजधानी कौन सी है? लक्षद्वीप की राजधानी, तो इसकी राजधानी कौन सी है? कवारत्ती। कौन सी है? कवारत्ती, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। महात्मा गांधी ने 1930 में सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है साथियों। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया? तो देखिए साबरमती आश्रम से उन्होंने क्या किया था, इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और कब की थी? तो 2 मार्च 1930 को वो प्रारंभ की उन्होंने, जिसे दांडी मार्च कहा जाता है। साबरमती आश्रम से उन्होंने प्रारंभ की और समाप्त कहां पर की? तो समाप्त की दांडी में, नमक बनाकर दांडी, ठीक है। तो दांडी में क्या किया? इस यात्रा का समापन किया। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, इसके रचयिता कौन थे? तो देखिए इनमें से तो कोई भी व्यक्ति रचयिता नहीं है, क्योंकि इस यहां पर राइट आंसर कोई भी हो जाएगा। और ये किसने लिखा था? तो मोहम्मद इकबाल ने। किसने? मोहम्मद इकबाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा साथियों? सहारा। कौन सा? सहारा का। तो सहारा का मरुस्थल। साथियों सहारा के मरुस्थल की अगर आप बात करें तो ये 11 देशों में फैला है, 11 देशों में विस्तार है। और 11 देशों में विस्तार के साथ साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि सर कहाँ है? तो कहां पर है ये? अफ्रीका महाद्वीप में। कहां पर? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। दूसरा बड़ा महासागर कौन सा है? कालाहारी। और थार की बात करें तो कहां पर है? भारत प्लस पाकिस्तान में, भारत के 4 राज्यों में। और सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता प्लस सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्या? महाद्वीप। जनसंख्या वाला जनसंख्या वाला मरुस्थल, महाद्वीप नहीं मरुस्थल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इराक की मुद्रा क्या है? तो आपको बताना है इराक की मुद्रा क्या हो जाएगी? दिनार। कौन सी है? दिनार, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? साथियों 78%। एक्सप्रोक्सीमेट किसका है? ये तो है नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन का। और इसके साथ में 20.99% किसका है? O2 का। तो यहां ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर ऑप्शन हो जाएगा 21%। बहुत सिंपली है 21। और ये किसका हो जाएगा? नाइट्रोजन का हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन। सेकंड नंबर पर कौन पाई जाती है? ऑक्सीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहां स्थित है? तो करनाल में है। तो और करनाल कहां पड़ता है? हरियाणा में। इसका राइट आंसर करनाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? साथियों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल का इस्तीफा, जब राज्यपाल अपना इस्तीफा देता है तो वह किसको देता है? वह राष्ट्रपति को देता है, ठीक है साथियों। आगे का कक्षा कार्यक्रम नेक्स्ट सर लेकर आ रहे हैं। अब मैं आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, मैं लखन चौधरी एसके डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपना चल रहा है, अपन पढ़ रहे हैं सर पेपर सेट, और अभी अपन 22 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अभी अपन पढ़ेंगे सर 23वें नंबर वाला। देखिए जो इसमें पहला वाला सवाल है आपका, वो है सर आपका कि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी? देखो आपको ध्यान रखना है सर, जब ग्रंथि की बात करता है ना, तो ग्रंथि में आपको क्या याद रखना है सर कि जो आपकी ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथि में आपको याद रखना है सर कि जो आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, उसका जो नाम आता है सर, उसको अपन क्या बोलते हैं भैया? लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर। लीवर को अपन क्या बोलते हैं सर? यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत। तो आपको ध्यान रखना है सर, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है। देखो आपको याद रखना है सर, जो आपका पीयूष होता है, पीयूष को अपन क्या बोलते हैं सर? इसको अपन बोलते हैं पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी। और क्या बोलते हैं सर? इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। उसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है सर, इसको मास्टर कहते हैं। तो आपकी जो हाइपोथैलेमस होती है, हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है सर, इसको अपन क्या बोलते हैं? मान लो हेड मास्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड मास्टर। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना आप लोग कि हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है आपकी, इसको हेड मास्टर कहते हैं। और मास्टर कौन सी होती है? पीयूष होती है। तो एक चीज बताओ, मास्टर में तो हेड मास्टर नियंत्रण रखता है ना, तो पीयूष ग्रंथि जो होती है इसका नियंत्रण कौन रखेगा? आपका हाइपोथैलेमस। अगला देखिए आप लोग, अगला आता है सर विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? देखो विटामिन सी जो होती है,
विटामिन जो सी है आपकी, इसका जो रासायनिक नाम होता है इसको अपन बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। इसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। और सुनिए आप लोग, जो विटामिन सी जो होता है सर, ये जो विटामिन है इसका जो स्रोत आता है, स्रोत जो आता है सर इसका वो आता है आंवला। और साथ साथ में दूसरा कौन सा आता है सर आपका, कच्चा आंवला। कौन सा आता है, कच्चा आंवला। यदि आपसे कहा जाए सर इन दोनों से कौन सा होगा, तो कौन सा होगा भैया, कच्चा आंवला होगा। और सुनो, इसकी कमी से एक रोग होता है, इसको अपन बोलते हैं स्कर्वी। और स्कर्वी का अर्थ क्या होता है सर, मसूड़ों से रक्त स्राव। तो मसूड़ों से यदि रक्त बाहर आ रहा है, रक्त स्राव हो रहा है, तो कौन सा रोग है सर आपका, स्कर्वी है। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आपका, एस्कॉर्बिक अम्ल। अगर देखो आप लोग, बसा को बसा अम्लों में ग्लिसरॉल बदलने का काम कौन करता है, मतलब मुख्यतः आपको ये ध्यान रखना है सर कि जो बसा होती है आपकी, फैट जो होता है, इस फैट को तोड़ने का काम कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना है सर एक एंजाइम होता है, इसको अपन बोलते हैं लाइपेज। क्या बोलते हैं, लाइपेज। यदि आपसे कहा जाए सर कि बसा का पाचन भी कौन सा करता है, तो बसा का जो पाचन करने का काम करता है कौन सा होता है सर आपका, लाइपेज होता है। ठीक है जी, ये करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा, सेकंड नंबर। अगला देखिए, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। देखो ये बात कर रहा है आपसे वर्णक की। वर्णक जो होते हैं सर आपके, वो रंग देने का काम करते हैं। किस क्या देने का काम करते हैं, रंग। देखिए आप लोग, आपको ध्यान रखना है सर कि जो मूत्र होता है सर, मूत्र का जो पीला रंग होता है, क्या होता है, पीला रंग, वो किसके कारण होता है सर, वो होता है यूरोक्रोम वर्णक के कारण। यूरोक्रोम वर्णक के कारण आप लोग ध्यान रखना सर, एक वर्णक होता है यूरोक्रोम वर्णक, इसके कारण सर जो मूत्र होता है कैसा होता है, हल्का पीला होता है। देखो यूरिया जो होता है सर, ये तो मूत्र में पाया जाता है। ये यूरिक अम्ल जो होता है इसको पक्षी त्यागते हैं। पक्षियों जो मूत्र होता है इसमें क्या होता है आपका, यूरिक अम्ल होता है। पित्तरस किसमें काम करता है सर आपके, ये आपके यकृत में बनता है। किसमें बनता है, यकृत में। और इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है इसका, यूरोक्रोम वर्णक। अगला देखिए आप लोग, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखो ये किसकी बात कर रहा है आपसे सर, ये बात कर रहा है आपसे दूरबीन की। और दूरबीन जो होता है आपका, दूरबीन को अपन क्या बोलते हैं सर, इसको अपन बोलते हैं टेलीस्कोप। क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप। ये दूर दिखाता है आपको। इसके जो खोजकर्ता आते हैं सर, उनका जो नाम आता है इसको अपन क्या बोलते हैं सर, गैलीलियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैलीलियो। तो गैलीलियो किसकी खोज करी थी सर, आपने दूरबीन की खोज करी थी। इसका करेक्ट आंसर कौन सा सर आपका, टेलीस्कोप। अगला देखिए आप लोग, मनुष्य के उदर में मिलने वाला प्रतिजन नहीं है। देखो ये आपसे बात कर रहा है सर प्रतिजन की। प्रतिजन जो होता है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं सर, इसको अपन बोलते हैं एंटीजन। इसको एंटीजन कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है सर, एंटीजन दो होते हैं। एक तो होता है सर कौन सा आपका, ए होता है, एक कौन सा होता है आपका, बी। एक और होता है, इसको अपन बोलते हैं आरएच कारक। इसको अपन नाम देते हैं सर डी एंटीजन। इसको डी एंटीजन कहा गया है। और ये रियसस मकाका नामक बंदर की प्रजाति में खोजा गया था। अब देखो ए भी मिलता है, बी भी मिलता है, कौन सा मिलता है, आरएच। कौन सा नहीं मिलता है आपका, ओ। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है आपका, फोर्थ नंबर, ओ नहीं मिलता है। और ओ रक्त समूह होता है, एंटीजन नहीं होता। बेरी बेरी बीमारी किस विटामिन कमी से होती है। देखो आपको ध्यान रखना है सर कि बेरी बेरी, तो बेरी बेरी जो रोग है सर, या में पहले बे लिखा हुआ तो बी, सीधा सीधा कर दो डायरेक्ट कि सर बेरी बेरी रोग जो होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। आपको ध्यान रखना है सर कि बेरी बेरी का क्या होता है, मानव का जो हार्ट बीट होता है ना, घटना बढ़ना, मतलब डर लगना, पसीना आना, ये सब बेरी बेरी के लक्षण होते हैं। तो विटामिन डी की कमी से होता है। सी कमी से कौन सा होता है सर आपका, स्कर्वी होता है। डी की कमी से कौन सा होता है सर आपका, रिकेट्स होता है। कौन सा होता है, रिकेट्स होता है। और एक कमी से कौन सा होता है सर आपका, रतौंधी होता है। कौन सा होता है भैया, रतौंधी। तो ध्यान रखना आप, इसमें कौन सा आएगा आपका, बी आएगा। अगला देखो, एक माइक्रोन बराबर कितना होता है। देखो एक माइक्रोन जो होता है सर, इसका जो मान होता है सर, होता है 10⁻⁶ मीटर होता है। अगला देखो, पीतल निम्न धातुओं का मिश्रण होती है। देखो पीतल जो होता है आपका, पीतल होता है आपका मिश्र धातु। क्या होती है, मिश्र धातु। और मिश्र धातु होती है तो आपको ध्यान रखना है सर, इस किस से मिलकर बनी होती है सर, तांबा प्लस जस्ता। तांबा प्लस जस्ता से मिलकर बनी होती है। आपको ध्यान रखना, तांबे का प्रतिचिह्न होता है Cu, इसको कॉपर कहते हैं। और इसका क्या होता है सर आपका, Zn होता है। क्या होता है, Zn। तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा सर इसका, पीतल Cu प्लस Zn से मिलकर बना हुआ होता है। अगला देखिए आप लोग, अगला आता है सर, किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है। देखो आप लोग ध्यान रखना भैया, जो आपकी विटामिन होती हैं, विटामिन में अगर मैं बात करूं आपसे, तो विटामिन डी जो होती है, विटामिन डी जो है, ये सर किसको मजबूती देती है सर, हड्डी को मजबूती देती है। तो हड्डी को जो मजबूती देने का काम करती है वो कौन सी होती है सर, आपकी विटामिन डी होती है। इसकी कमी से दो रोग होते हैं। पहला जो रोग होता है सर, इसको अपन क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकेट्स। और दूसरा कौन सा होता है सर आपका, ऑस्टियोमलेशिया। तो ये ध्यान रखना आप लोग, पहला रिकेट्स होता है और दूसरा कौन सा होता है सर आपका, ऑस्टियोमलेशिया होता है। तो अगर आपसे कहा जाए सर कि किस विटामिन से हड्डियों को, किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है, तो विटामिन डी की, मतलब विटामिन डी अधिक मात्रा में रहेगी तो हड्डी मजबूत रहती है आपकी। ठीक है जी। अगला देखिए, पिटवा लोहे का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। देखो जो लोहा होता है ना, लोहा सर्वाधिक निकलता है हमारे राजस्थान में चौमू के अंतर्गत। चौमू कहाँ पर है, जयपुर में है। और दो अयस्क होते हैं, एक होता है हेमेटाइट और एक कौन सा होता है, मैग्नेटाइट होता है।
अब आपको ध्यान रखना है सर कि लोहा जो होता है पिटवा लोहा, जो उसको पीट कर आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, उसको पिटवा लोहा कहते हैं। मान लो देखो, आपको ध्यान रखना है सर, तार बनाने में बिल्कुल करते हैं, कील बनाने में बिल्कुल करते हैं, जंजीर बनाने में बिल्कुल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आपका 4th नंबर है। अगला देखिए, आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र कौन सा होता है? वही बात कर रहा है आपसे पिंडों को देखने के लिए। देखो आपको ध्यान रखना है सर कि जो आपका आकाशीय पिंड होते हैं वो किसके द्वारा देखा जा सकता है सर? दूरबीन के द्वारा देखा जा सकता है। हालांकि पेरिस्कोप के द्वारा देख सकते हैं इसको, पेरिस्कोप और टेलीस्कोप, इसमें से आपको ध्यान रखना है सर, ज्यादातर आपको क्या करना है सर? आपको टेलीस्कोप करके आना है, ठीक है जी। तो जो दूरबीन होती है, दूरबीन की सहायता से देखा जाता है। ऐसा बताया गया 6ठी क्लास की बुक में कि जो आपका गैलीलियो था ना, उसने सर दूरबीन बनाई, लेकिन जो देखने वाला व्यक्ति उसका नाम है कोपरनिक्स। कोपरनिक्स को सौरमंडल का खोजकर्ता माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना, जो आपके ग्रह होते हैं, ग्रह को पिंड कहते हैं, मान लो क्या कहते हैं भैया? पिंड कहते हैं, ठीक है जी। अब देखिए आप लोग, परमाणु के संयोजन करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। संयोजन लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? संयोजन। तो इसका क्या कहेंगे सर? संयोजकता। अगला देखिए आप लोग, मलेरिया की खोज का श्रेय किसको जाता है? देखो मलेरिया जो होता है ना आपका, मलेरिया जो रोग होता है, मलेरिया आपको ध्यान रखना है सर, मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। और ध्यान रखना आप लोग सर, जो आपका प्लाज्मोडियम होता है ना, इसका जो वाहक होता है, वाहक जो होता है सर, होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर। तो मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होता है, इसका क्या होता है? आपका वाहक होता है। अगला देखिए आप लोग, जो मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग में आपको ध्यान रखना है सर, एक दवाई काम में लेते हैं, इसको हम बोलते हैं कुनैन। और कुनैन किससे प्राप्त होती है सर? सिनकोना वृक्ष की छाल से। तो ये ध्यान रखना आप लोग, जो कुनैन है आपकी, उस सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है, ठीक है जी। चलिए अगला देखिए आप लोग, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है सर? खोज करने वाला कौन है? रोनाल्ड रॉस है। अगला देखो, पीतल में शामिल होता है, देखो मिश्र धातु की बात कर रहा है वो आपसे। तो मिश्र धातु में आपको याद रखना है सर, जैसे मैं आपसे बात करूं, पहला आएगा सर आपका, पहला जो इसमें दे रखा है वो दे रखा है पीतल। तो पीतल किससे मिलकर बना होता है सर? आपका तांबा प्लस जस्ता। तो ये तांबा प्लस जस्ता से मिलकर बना हुआ होता है। इसको क्या बोलते हैं सर? अपन लोग Cu प्लस Zn, इसको Cu प्लस Zn कहा जाता है। अगला था दूसरा सर आपका कांसा। तो कांसा जो होता है, ये किससे मिलकर बना होता है सर? कांसा मिलकर बना होता है सर तांबा प्लस टिन से। तो तांबा प्लस टिन से मिलकर बना होता है। ये किससे सर? Cu प्लस Sn से मिलकर बना होता है। एक सर आपका क्या आता है इसमें? एक आता है फ्यूज तार। फ्यूज तार जो होता है किससे मिलकर बना होता है सर? आपका ये बना होता है सर सीसा प्लस टिन से। सीसा प्लस टिन। तो टिन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Sn होता है। और सीसा का क्या होता है सर? Pb होता है। क्या होता है? Pb। एक सर आपको ध्यान रखना है, एक आता है सर आपका नाइक्रोम। तो नाइक्रोम की मिश्र धातु होती है। और एक ध्यान रखना आप लोग, ये किससे मिलकर होता है आपका? निकल प्लस क्रोमियम प्लस किससे? आयरन से। इन 3 धातुओं से मिलकर बना होता है। तो इसका किसमें प्रयोग करते हैं सर? हीटर में करते हैं। हीटर की जो प्लेट होती है उसको बनाने में जिसका प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है सर? आपका नाइक्रोम होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है सर? पीतल किससे मिलकर बना होता है? तो पीतल से तांबा प्लस जस्ता। जस्ता को अपन जिंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिंक। तो तांबा प्लस जस्ता से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये कौन सा सवाल है सर? आपका 30 नंबर। ये आप बता लेना, पीतल तांबा प्लस जस्ता, कांसा तांबा प्लस टिन, फ्यूज तार बराबर सीसा प्लस टिन। और सर नाइक्रोम जो होता है निकल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन, क्योंकि निकल का प्रतीक चिन्ह Na होता है, क्रोमियम का क्या होता है सर? Cr होता है, और आपके लोहे का क्या होता है? Fe होता है। इसका प्रयोग हीटर की प्लेट बनाने में करते हैं। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ तांबा और यहाँ लिखा हुआ सर जस्ता। देखो ये जो जस्ता है ना, जस्ता का अपन क्या बोल सकते हैं सर? जिंक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जिंक, ठीक है जी। और यहाँ पे लिखा हुआ सर पहला तांबा और टिन। तो तांबा और टिन जो होता है इससे क्या बनता है सर? आपका कांसा बनता है। क्या बनता है? कांसा, ठीक है भैया। तो ये आपका पेपर सेट है 23 नंबर वाला। थैंक यू, धन्यवाद, आभार। लाडलो नमस्कार। पेपर सेट 23 का मैथ का पहला प्रश्न है। किसी संख्या के वर्ग में, किसी संख्या का वर्ग में उसमें 59 जोड़ रहे 59, तो परिणाम आपका 900 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कर दो। पहले 900 में से 59 घटा लेंगे, 841 आया। अब 841, देखो 841 है जो अपना 29 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? 29 का। तो प्रश्न में यही पूछ रहा है कि किसी संख्या के वर्ग में 59 जोड़ रहे हैं। तो अपना जो 29 का वर्ग है 841, इसमें 59 जोड़ने पर अपना कितना प्राप्त होगा? 900। तो आंसर है 59। अगला 11 संख्याओं का औसत 30 है। देखो 11 का योग निकाल दो पहले। औसत गुणा राशियों की संख्या 330 है। ये कह रहा है प्रथम 10 का औसत 22, औसत गुणा राशियों की संख्या 220,
ये 11 का है और ये 10 का है, तो 11वीं संख्या, तो 11वीं संख्या 10 में से 11 में से 10 घटा देंगे तो 11वीं संख्या बच जाएगी। ये आ गई आपकी 110, जो अपनी 11वीं संख्या है। अगला प्रश्न, एक शहर की जनसंख्या 70,000 है, 8% वृद्धि दर हो तो एक वर्ष बाद, देखो 70,000 का 8% बढ़ाना है आपको, एक वर्ष से बढ़ेगी, ठीक है। बढ़ रही है तो 100 में जोड़ दो और घट रही है तो 100 से घटा दो। 00 700 गुना 108, 700 गुना 108 करना, 8 से गुणा करेंगे, 8 7 56, 0 से गुणा किया 0 आएंगी, 1 से गुणा किया 007, ये आपके आ गई 00657, तो 75,600 जो आपकी जनसंख्या हो जाएगी एक वर्ष के बाद 8% वृद्धि के हिसाब से 75,600। अगला 1/10 का 1/10 का 75 और ये भाग का चिन्ह है, 1/2 कितना होगा? देखो बोर्ड में इसके हिसाब से सबसे पहले आप हल करोगे ब्रैकेट, क्या हल करोगे? ब्रैकेट, ठीक है, ये आपका छोटा, मझला और बड़ा। उसके बाद आप करोगे का या गुणा का चिन्ह, का, ठीक, का दिया हुआ हूँ, ठीक, का मतलब होता है गुणा, ठीक। उसके बाद आप करोगे भाग का, फिर गुणा का, फिर प्लस का, फिर माइनस, इन दोनों का आगे पीछे कर सकते हो। ये BODMAS बोर्ड में देख, का इंग्लिश में देगा तो आपको ऑफ देगा, ठीक, का या क्या देगा? ऑफ देगा। तो इसमें सबसे पहले का हल करेंगे, 1/30, का मतलब हो गया गुणा 75 भाग 1/2, देखो 15 से 15 5 75, 15 दूनी 30, इसको गुणा करो 5/2 भाग 1/2, ठीक। जब भाग को अपन गुणा में चेंज कर लो, किस में कर लेंगे? 5 गुणा में चेंज करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी? उल्टी, 1/2 से 1/2 कट गया, एक में 1 का भाग 5 हम देंगे तो आंसर कितना आएगा? 5। देखो इसको बोर्ड में इसके हिसाब से करना आपको। का दे रखा है, का या ऑफ, इनका मतलब होता है गुणा, ठीक है, इनका मतलब क्या होता है? गुणा। ब्रैकेट हो तो पहले छोटा, फिर मझला, फिर उसके बाद बड़ा, फिर डिवाइड है आपका मतलब भाग देना, फिर गुणा करना, फिर जोड़ना, फिर घटाना। बोर्ड में इसके हिसाब से हल करना। एक वर्ताकार मैदान, वर्ताकार मैदान की त्रिज्या आपको दे रखी है 31.5 मीटर है, तो परिमाप निकालना है। देखो यदि यहाँ पे वर्त का क्षेत्रफल पूछता तो पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र भी याद कर लें। ये परिधि या परिमाप होता है आपका 2 पाई आर, ठीक। तो पाई का मान इसमें लगाया जाता है 22/7, ये भी आ जाता है आप कई बार पाई का मान भी पूछ लेता है, तो पाई का मान होता है अपना 22/7। परिधि परिमाप पूछा है, परिमाप का सूत्र होता है 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7, आर है आपकी 31.5, देखो पॉइंट हटाओ नीचे 0 लग जाएगा, ठीक है, यहाँ से पॉइंट गायब। 7 से डिवाइड कर दो, 7 चौका 28 और 7 पंजू 35, ये 45 आ गया। 2 से डिवाइड कर दो, 10 है यहाँ पे, 5 आएगा, 5 से डिवाइड कर दो 9, 22 गुणा 9 करेंगे 22 गुणा 9 करोगे आपका 198 मीटर, क्या आएगा? 198 मीटर है जो वर्ग का परिमाप है, सॉरी वर्त का परिमाप है, ठीक, वर्त का परिमाप। अगला है ए बी से 2 गुना कार्यकुशल है, 2 कैंडिडेट है यहाँ पे। ए है जो बी से, किससे? बी से 2 गुना कार्यकुशल, ठीक। देखो ए और बी, बी मान लो दिन में 1 काम करता है तो ए कितने काम कर देता है? 2। देखो इसको मान लिया करो कि बी दिन में 1 पेड़ लगा रहा है, कितना पेड़? 1 पेड़, तो ए कितने पेड़ लगाएगा? 2, तो दुगुना कार्यकुशल हो गया। दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में, तो दोनों के एक दिन का काम कितना होगा? लाड लो 3, और किसी काम को 10 दिन तक करते हैं तो काम कितना हो गया आपके पास? टोटल 30, मतलब कि दोनों ने एक दिन में 3 पेड़ लगाए और 10 दिन तक वो पेड़ लगाते हैं, तो 10 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे? वो 30 पेड़ लगा देंगे। अभी जो 30 पेड़ है ना, ये 30 पेड़ वो कह रहा है बी अकेला कितने दिन में करेगा? ये 30 पेड़ हैं जो किससे लगवाने हैं? बी से, और बी एक दिन में कितने पेड़ लगाता है? एक ही पेड़ लगाता है। ये देखो ये आपका 30 पेड़ लगवाने हैं, दिन का 1 पेड़ लगा रहा है बी, तो कितने दिन में लगाएगा? 30 दिन में बी है जो ये 30 पेड़ लगाएगा, ठीक है।
ये आपका आंसर है 30। अगला, यदि किसी संख्या का तीसरा भाग, संख्या है उसका तीसरा भाग का, देखो यहाँ फिर का आ गया, 1/4 भाग 5 के बराबर है। कोई संख्या है, संख्या मान लो आप यहाँ पे x का तीसरा भाग मतलब 1/3, का मतलब गुणा है फिर 1/4 जो बराबर किसके है 5 के, ठीक है। अब 5 के नीचे 1 लगा लो, इसमें थोड़ी क्रॉस मल्टीप्लाई में दिक्कत नहीं आएगी 1 लगाने में। अब ऊपर कोई संख्या नहीं है कटने के लिए, यहाँ भी कोई संख्या नहीं है, 3 चौक 12, 12 को 5 से गुणा करो 60, 12 पंजू 60। देखो जो संख्या है आपकी कितनी आ गई लाड लो 60, ये आपका आंसर है, ठीक। अगला प्रश्न है आपका 20 पैसे तथा 4 रुपए का अनुपात। 20 पैसे है, 4 रुपए है, उसको भी आप पैसों में बदल लो, इकाई बराबर करना जरूरी होता है। 4 रुपए के 400 पैसे बन जाएगी, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 4 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे 400। 20 एकम 20, 20 से डिवाइड किया, ये आ गया कितना 20 बार, तो आपका आ गया 1/20। इसको 1/20 भी लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अनुपात में सीधा सीधा दे रखा है, ऐसे भी आ सकता है, ये 1/20 वही होता है, ठीक। तो आपका आंसर है 1/20। अगला प्रश्न है 2, 3 तथा 7 का लैसे निकालने की सीधी विधि है, 2, 3, 7, इनमें भाग नहीं जा रहा, आपस में गुणा कर दो, 7 21 21 दूनी 42, ठीक है। ये आपका 42 आ गया। लैसे की परिभाषा होती है वह छोटी से छोटी संख्या। लैसे मतलब क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या। कौन सी छोटी छोटी संख्या, जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। जो 42 है ना, 42 से छोटी कोई भी संख्या नहीं है जो जिसमें कि इन तीनों संख्याओं का भाग जाए, जो कि 2, 3, 7 से डिवाइड हो सके, ठीक। 42 से बड़ी संख्याएं आपको मिल जाएंगी, लेकिन 42 से छोटी कोई भी संख्या नहीं है, तो 42 क्या होगी आपकी छोटी से छोटी संख्या। अगला प्रश्न, किसी वार्षिक दर से, देखो सीधा सीधा दर्शा रहा है, दर से मतलब आपको प्रतिशत दर प्रतिशत निकालना है, ठीक। रेट क्या निकालनी है, रेट मतलब कि परसेंट में आपको ब्याज की दर निकालनी, ठीक। दर से 400 रुपये का 5 वर्ष में मिश्र धन है, ये क्या है लाड़ दो मिश्र धन, और ये आपका क्या है मूलधन, और ये जो आपका दे दिया टाइम समय, ठीक। ब्याज आएगा आपका मिश्र धन में से आप किसको घटाओगे, मूलधन को, तो आ गया कितना 120 रुपये, ठीक। दर निकालनी, दर का सूत्र होता है 100 गुणा ब्याज, कितना होता है लाड़ दो 100 गुणा ब्याज। नीचे करते हैं मूलधन गुणा समय, क्या करते हैं मूलधन और समय, ठीक है। 100 गुणा ब्याज आपका कितना निकल का है 120, मूलधन आपका कितना है 400, और समय कितना है 5 वर्ष। देखो 2 0 से 2 0, 4 से कटेगा ये 30 बार, ठीक है। 5 से डिवाइड किया 30 को आ गया कितना 6, तो आपकी जो दर है लाड़ दो वो कितनी आगे निकल गई यहाँ पे 6%, ठीक। अगला प्रश्न है प्रथम 30 सम संख्याओं को औसत। प्रथम 30 सम संख्याएं औसत, देखो 30 सम संख्याएं कौन कौन सी है, 2, 4, 6, 8, ऐसे करके कहाँ तक आएगी लाड़ दो 60 तक, कहाँ तक आएगी 60 तक, ठीक। यदि आपको औसत पूछे, सम का औसत, किसका सम का औसत, तो n+1 होगा, क्या होगा n+1, और विषम का औसत पूछे तो विषम का n का n रहेगा। वैसे मैंने दूसरा तरीका बताया था आपका एवरेज निकालने का, जब अंतर समान हो। देखो सम में अंतर समान है, यहाँ से देखो यहाँ से तो एवरेज कितना आएगा, 30 सम संख्या है, 30 + 1 करेंगे कितना आएगा लाड़ दो 31 आ गया, कितना आ गया 31 n+1। और यहाँ से मैंने आपको पिछले जो प्रैक्टिस सेट है उनमें आ रही थी प्रश्न कि जब अंतर समान हो तो पहली संख्या एवरेज निकालें, पहली संख्या और लास्ट की संख्या जोड़ के 2 का भाग देना। यहाँ पे 62 आएगा, 62 में 2 का भाग देंगे लाड़ दो कितना आएगा 31, कितना आ गया 31 यहाँ आ रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या, देखो आ गया ना, छोटी से छोटी संख्या मतलब कि लेस है, जो हिंदी में उस लेस होता है, इंग्लिश में एलसीएम लघुत्तम सामर्थ्य, क्या होगी जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित हो, जिस संख्या में 4 का 5 का 6 का पूरा पूरा भाग जाए, तो 4, 5, 6 का एलसीएम निकाल लो,
2 से डिवाइड किया 2 5 3, 2 से किया 1 5 3, 3 से किया 1 5 1, 5 से किया 1 1 1, एक भाग देना है जब तक यहाँ पे नीचे 1 1 ना आ जाए। इनको गुणा करना, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो 4 5 6 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? छोटी छोटी 60। 60 से ऐसी छोटी कोई संख्या नहीं है जो तीनों संख्याओं से क्या हो सके, विभाजित हो सके पूर्णतः। अगला प्रश्न है आपका 18 की पावर है 34 और 16 की पावर है 34। इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक निकालने का तरीका होता है जो आपकी घात दी गई है ना, क्या दी गई है? घात। घात में 4 का भाग देंगे, किसका? 4 का भाग देंगे, और जो शेषफल क्या हुआ आपका, और शेषफल को घात के रूप में लिखेंगे। क्या करेंगे लाड लो? शेषफल को घात के रूप में लिखेंगे। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि भाग पूरा पूरा जाता है, शेषफल शून्य बचता है, तो घात कितनी लगाएंगे अपन? घात उस टाइम लगाएंगे कितनी? 4। जब शेष आपका शून्य हो, क्या हो? जब शेष आपका शून्य हो तो घात के रूप में कितना लगाएंगे? 4 पावर। अब यहाँ पे सबसे पहले 34 में 4 का भाग देंगे, दोनों जगह 34 ही है पावर। 34 में 4 का भाग दोगे तो लाड दो शेषफल आपका कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। अब देखो इकाई का अंक है, इकाई का अंक की बात करें तो इकाई वाली संख्या से पकड़ो, ठीक है? इकाई वाली संख्या 8 की पावर 2 प्लस आपको 6 की पावर 2। 8 की पावर 2 8 8 64 होता है, 6 की पावर 2 आपकी होती है 36। अब इकाई वाली संख्याओं को जोड़ लो, 4 और 6 कितना हो गया? 10। 10 में इकाई का अंक लाड लो कितना आया? 0। तो इन संख्याओं को अपन पावर में खोलेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा लाड लो? 0। ठीक। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य लाड लो 110 रुपये है, विक्रय मूल्य आपका दे रखा है 123.5। लाभ प्रतिशत निकालना, देखो यहाँ पे लाभ हो रहा है आपका 123.2 है, ये 123.20 है, और ये आपका क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो यहाँ से आपका लाभ आएगा 13.20 रुपये का। तो लाभ कितना निकल गया यहाँ से? 13.20 का। लाभ प्रतिशत, लाभ बटा क्रय मूल्य 110 है और मल्टीप्लाई 100, ऊपर से पॉइंट हटा दो, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगी, 0 से 0 खत्म, इधर ये 2 जीरो कट गई। 11 से 132 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका? 12। तो लाभ जो है या आपका परसेंट कितना है? 12%। ठीक। अगला प्रश्न है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, और जो त्रिभुज के, और प्रश्न पूछ लेता है, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग, कोणों का योग है जो आपका 180 डिग्री होता है। ठीक। एक प्रश्न ये भी आता है कि एक ही बिंदु पर आपसे कितने ही कोण बना लो, क्या बना लो? कितने ही कोण बना लो, इन सभी कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। ठीक। मैथ का पार्ट आपका खत्म हो रहा है, पार्ट आ रहा है आपका रीजनिंग का। 20 से 32 है, 45 है, 59 है, 74। देखो 12 13 14 15 और आपका 16 बढ़ेगा, तो 74 में आप 16 जोड़ दो। ठीक। ये हो जाएगा लाड दो आपका 90। अंतर बढ़ रहा है आपका 12 13 14 15 16, अंतर एक एक प्लस करते जाओ। ठीक। अगला प्रश्न है आपका 30 23 17 12 8। देखो -7 हुआ, माइनस का 6 हुआ, माइनस का 5 हुआ, माइनस का 4 हुआ, तो -3 कर दो। 8 में से 3 घटाओगे तो लाड दो कितना आएगा? यहाँ पे 5। यहाँ पे कम होता जा रहा है, एक एक, पिछले प्रश्न में एक एक बढ़ रहा था। मोहन 40 लड़कों की कक्षा में 13वां स्थान है। आगे से जो मोहन है 40 लड़कों की एक लाइन है कक्षा में, उसका स्थान आगे से 13वां है, तो पीछे से स्थान पूछ रहा है। इस स्थिति में जो टोटल है यहाँ पे 40 है, उसको 1 बढ़ा के लिखो। कितना? 1 बढ़ा के 41 करते हैं। 41 में से फिर आप घटाओ स्थान। ठीक। ये कितना आ जाएगा लाड दो? 28। तो मोहन का स्थान है जो पीछे से कितना है? 28वां। ठीक। आगे पीछे की स्थिति पूछे, टोटल दे तो उसमें पहले 1 प्लस करके चलो। ठीक।
अगला प्रश्न है टीना पूर्व की ओर, टीना है जो पूर्व की ओर 45, ये 45 पूर्व दिशा, ठीक है, पूर्व की ओर गाड़ी चलाती है 45 किलोमीटर। आगे है दाएं मुड़ती है, जब आप इधर जा रहे हो पूर्व दिशा इधर रहेगी, दाएं मुड़ोगे तो आप नीचे की तरफ कहाँ जाओगे, नीचे की तरफ, ये आप दक्षिण की तरफ आ गए। दाएं मुड़ती है और कितना गाड़ी चला रही है, 65 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। फिर नीचे की तरफ जा रहे हो बाएं तरफ, तो बाएं हाथ आपका ये है, तो आप मुड़ोगे, दक्षिण की तरफ जा रहे हो तो पूर्व की तरफ मुड़ जाओगे। पूर्व की तरफ जाती है और 33 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। तो बताओ अब वह किस दिशा में है। अब मुंह, ये मुंह पूछ रहा है, तो उसका मुंह लाड़ दो, इधर पूर्व दिशा पड़ती है तो कौन सी दिशा में होगा उसका, पूर्व दिशा में। तो ये आपका आंसर है। अब टीना का मुंह किस दिशा में, पूर्व दिशा में। अगला प्रश्न है यदि किसी सांकेतिक भाषा में नोबेल को क्यों लिखा जा रहा है, एन को क्यों, ओ को आर, बी को ई, सब में +3 हो रहा है, सब में +3 कर करके क्या कर रहा है लाड़ दो, +3 कर रहा है सब में, ठीक है। तो इसमें भी आप +3 कर दो, पी में +3 करोगे, पी के बाद देखो क्यों, आर और एस, क्या आएगा, एस आएगा, ठीक। एल में +3 कर दो, एम एन ओ, क्या आएगा, ओ आएगा एल का। ए में +3 कर दो, डी, क्या आएगा, डी आएगा। टी में +3 कर दो, क्या आएगा, डब्ल्यू। ई में +3 कर दो, एच, क्या आएगा, एच। ठीक, अब देख लो कौन सा है, एस ओ डी डब्ल्यू एच, तो ये आपका है, तो +3 लाड़ लो। पेपर सेट आपका जो है 23 कंप्लीट हो चुका, 50 पेपर सेट आपके आएंगे लगभग नेक्स्ट 10 दिन में आपके कंप्लीट ये हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपकी जो मैथ की क्लास आएगी वो बिल्कुल ही डिटेल से पढ़ाई जाएगी। पूरी देखना मैथ की क्लास। आप, मैं गारंटी ले सकता हूँ जो मेरी क्लास आएगी मैथ और रीजनिंग की, मैथ के 15% आएंगे, रीजनिंग के 5 आएंगे, फुल बटा फुल 20 में से 20% की 100% गारंटी लेता हूँ जो मेरी पूरी वीडियो देखेगा। जय हिंद, जय भारत।